नमस्कार, मेरा नाम है कशिश पाल कुलश्रेष्ठ और इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं गुरुजी प्रदीप कुमार जी। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चौथे हाउस के बारे में। गुरुजी पूछिए बेटा जी, आप क्या पूछना चाहते हैं चौथे घर के बारे में? चौथे घर के बारे में मेरा जो पहला सवाल है कि इसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी आता है, इसमें पेट्स के साथ लोगों का प्रेम भाव कैसा है वो सब आता है। तो एक वन हाउस इतना ज्यादा डिफरेंशिएट कैसे हो सकता है, उसमें इतनी सारी कैटेगरीज कैसे कवर होती हैं? क्योंकि भाव एक नहीं है यहाँ पे। देखो बेटा, ये बात क्या है, मैंने जैसे आपको बताया ना कि भाई जो चौथा घर होता है ना, चौथा घर काल पुरुष की कुंडली को ना बहुत तरीके से रिप्रेजेंट करता है। चौथा घर प्रॉपर्टी को भी दर्शाता है। बेसिकली चौथा घर ना मेन जो उससे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट की जाती है हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस किसी को तो मटेरियल गेन करने से हैप्पीनेस मिलती है जी। कोई इनसाइड हैप्पीनेस के अंदर विश्वास करता है कि भाई मन खुश है, बात खत्म, मटेरियल है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। भाई जो साधु संत होते हैं तो कतराओं में बैठे रहते हैं, वो उनके पास कोई मटेरियल नहीं होता, बल्कि जो कारों में और जहाजों में चलते हैं वो उनसे जा जाकर पूछते हैं बाबा जी हमें भी कुछ ऐसा बताइए, हम भी शांत रहें जी। तो जो हैप्पीनेस है ना, ये दो चीजों में बटी हुई है जी। ठीक है। अब जो आपने पूछा ना कि भाई इसका इन्वेस्टमेंट से क्या संबंध है, तो जो चौथा घर है जब वो मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जब वो मटेरियल मतलब आपकी भूमि, जमीन, जायदाद, ऐश्वर्य, सुख, कार, गाड़ी, घोड़ा, इन सब चीजों को, सुख को रिप्रेजेंट करता है। अब सुख किसी को तो कार में घूमने में सुख आता है कि भाई मैं बड़ी तेजी से कार चलाई, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि कार में बैठने वाला आदमी सुखी हो सकता है उसको कई मानसिक परेशानी हो, दिलचस्प परेशानियां हो। और जो आपने पूछा ना टेट, चौथा घर, देखो बेटा जी, हैप्पीनेस से प्रेम का गहरा संबंध है जी। हैप्पी वही आदमी रह सकता है जो प्रेम के अंदर विश्वास करता है। प्रेम का मतलब है देना। प्रेम से तात्पर्य है कि भाई आप अगर देने के लिए तैयार हैं, और इस दुनिया में बेटा जी याद भी रखना, देने की हिम्मत उसी के अंदर होती है जो प्रेम के अंदर विश्वास करना है। प्रेम आप समाज से भी करते हो, प्रेम अपने बच्चों से भी करते हो, और इनफैक्ट जो मेरी जो प्रेम की डेफिनेशन है वो है इंसानियत, मानवता जी। जब आपके अंदर मानवता होगी, ठीक, आप दूसरे की परेशानी को समझेंगे, आप उसके लिए कुछ करने का प्रयास करेंगे, तो लोग जब उसको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे ना, वो यही करेंगे यार बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति है। भाई विदाउट प्रेम तो आप किसी की, आपके अंदर ये भाव ही पैदा नहीं होगा कि आप दूसरे की मदद करें जी। मतलब ये वैसा आकर्षण वाला प्रेम नहीं है। ये बेसिकली एक्चुअली में अगर आप इफ यू वांट टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिज्म कि बस स्पिरिचुअलिज्म क्या है, तो स्पिरिचुअलिज्म की मेन परिभाषा ही बेटा जी प्रेम है। अगर प्रेम है तो आप स्पिरिचुअल है, अगर प्रेम नहीं है तो आप स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि भाई आप कंदराओं में जाके धूनी लमा रहे हो, नॉट एट ऑल। आप यहीं पर रहकर आप प्रेम करोगे तो आप लोगों का सम्मान करोगे, आप लोगों की इज्जत करोगे, आपको दूसरे लोग पसंद होंगे, दूसरे लोगों की समस्याएं पसंद होगी। मतलब जब आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं है तो आप प्रेम करते हैं। तो इसीलिए चाहे वो जानवरों से प्रेम हो, चाहे वो इंसानों से प्रेम हो, चाहे वो प्रकृति से प्रेम हो। और आपको एक और भी बात बता दूं, जब आदमी प्रेम करता है ना तो फिर वो सबसे प्रेम करता है। वो इंसानों से भी प्रेम करता है, वो जानवरों से भी प्रेम करता है, वो पेड़ पौधों से भी प्रेम करता है, वो मिट्टी से भी प्रेम करता है। तो प्रेम, इसीलिए जो आपने बोला ना पेट से प्रेम है तो फिर सबके लिए है। तो ये बेसिकली चौथे घर का। और चौथे घर का सुख, अब मैंने फिर आपको बोला हैप्पीनेस, सुख की परिभाषा लोगों को नहीं पता जी। ठीक है। एक सुख होता है कि भाई एक बच्चा है, उसे चॉकलेट दे दी, उसने चॉकलेट खाई और आधे घंटे बाद फिर वो रोने लगा, वो उस समय तो उसे मजा आया। एक है टेम्परेरी हैप्पीनेस, टेम्परेरी सुख जो आप मटेरियल से गेन करते हैं। एक ऐसा सुख
जो आपको हमेशा आनंदित रखता है, जी जो आपको इंसान बनाए रखता है। प्रेम एक ऐसी चीज है जिससे आप इंसान बने रहते हैं। प्रेम नहीं होगा तो आप इंसान नहीं रह सकते। आप एकदम से कुछ भी, मतलब कोई भी आप ऐसा काम कर सकते हैं जिससे इंसानियत शर्मसार होती है। जी तो इसलिए आप और पूछिए बेटा जी, चौथे घर से संबंधित कुछ भी। ऐसे कौन से ग्रहों की दशा बदल सकती है जिनसे ये सारी चीजें प्रभावित हो जाएंगी? देखिए, इसके लिए ना ये कहना थोड़ा सा, ये देखो, ये ना इंडिविजुअल की कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है जी कि उसका चौथा घर कैसा है, उसके चौथे घर का लॉर्ड कैसा है। ठीक है, चौथे घर का लॉर्ड कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, ये फिर ये गहन अध्ययन हो जाता है इसका। लेकिन अगर आपका चौथा घर सही है जी तो आपको मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस तो मिलेगी जी, क्योंकि जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, जो प्रेम की हैप्पीनेस है, क्योंकि चौथे घर से जो पांचवा घर है ना, वो उसका दूसरा भाव बनता है। चौथे घर, पांचवा घर है, वो चौथे घर का दूसरा भाव बनता है। ठीक है। तो इसलिए ये जो प्रेम, विचारधारा, थॉट, विजडम, ये सब ना हम कहीं ना कहीं 5th हाउस से कैलकुलेट करते हैं। तो जब 5th हाउस मजबूत होगा, अब मेरे को एक बात बताइए कि एक व्यक्ति कार खरीद के लाया, जी ठीक, और वो बड़ा खुश है, अरे यार कार मिली है, और उसने बहुत कार तेजी से चलाई जी, और वो दुर्घटना का शिकार हो गया, तो वो जो सारी हैप्पीनेस तो चली गई ना। जी ठीक है, जैसे अभी एक पूना के अंदर हुआ भी है, एक एक्सीडेंट हो गया, एक बच्चे ने मार दिया। तो मतलब आपको ना इन सब चीजों से, देखो मैं आपको बताता हूँ बेटा जी, मैं हमेशा ना जो प्रेजेंट के अंदर जो चीजें घटती हैं, मैं उन्हीं का एग्जाम्पल देकर ही लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं शास्त्रों के बीच में नहीं जाता, मैं इस तरीके की पुस्तकों में नहीं जाता, क्योंकि वो तो बचपन से लेके आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, कुछ कोई पढ़ता है, कोई नहीं होता। तो ये जैसे वो जिस समय पास हुआ जी, तो उसके अंदर एक खुशी थी, वो हैप्पी, एक अंदर से हैप्पीनेस थी, यार मैं पास हो गया। फिर वो उस हैप्पीनेस के अंदर वो अपनी पास होने की खुशी को सेलिब्रेट करने गया। ठीक है, उस सेलिब्रेशन के अंदर वही मैंने से आपको बताया, कंपनी देखा तीसरा और चौथे घर का क्या कॉम्बिनेशन मिला। वो तो बेचारा ऐसा नहीं था, वो तो छोटा लड़का था। अब उन्होंने वहां पे किसी ने कह दिया होगा, अरे लगा ले कोई बात नहीं, तो उसने लगा ली और उसका ये परिणाम हुआ। तो आपको ना इन सब बातों से समझने का, स्पेशली मैं तभी बोलता हूं कि एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको ना समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो एक जीवन के अंदर चीजें घटती है ना, वो किस तरीके से घटती हैं। ना वो उनके साथ सेलिब्रेट करने जाता, अपने घर में ही किया होता, ना ये दिक्कत होती। तो मतलब कहीं ना कहीं तीसरे और चौथे घर का कॉम्बिनेशन मिला, तो इस तरीके से मतलब दिस इंसिडेंट, देखो है तो किसी का बच्चा है तो ये बुरी बात, एक छोटा 16-17 साल का बच्चा है वो, आई डोंट नो अबाउट हिज एज, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये अखबार में और सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला, लेकिन जो भी है तो बच्चा ही। तो किस तरीके से एक तीसरे और चौथे घर के कॉम्बिनेशन ने उसको बेचारे को जीवन के अंदर परेशानी में डाल दिया, वो भी परेशानी में आया, उसके मदर फादर भी आए, और चौथा घर माता को भी रिप्रेजेंट करता है जी। ठीक है, तो माता भी परेशानी में आ गई जी। तो कहीं ना कहीं जब हम कुंडली इसकी देखेंगे ना, तीसरा घर, चौथा घर, 10वां घर, क्योंकि पिता भी परेशानी में आया, तो ये एक इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा कि जहां से हमें पता चलेगा। तो इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि लोगों को, भैया आपके बच्चे जब 17-18 साल के हो रहे हैं, मतलब आपको कुंडली दिखानी चाहिए छोटे बच्चे की जी। छोटे बच्चे की इसलिए दिखानी चाहिए कि भाई कोई ऐसे योग के अंदर तो पैदा नहीं हुआ कि भाई कोई बीमारी दर्शा रही हो, और छोटे बचपन में कोई बीमार हो जाते हैं, कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो बाद में पूरी जिंदगी उसको परेशान करे जी। और उसके बाद आपको कुंडली दिखानी चाहिए जब बच्चा आपका 16-17 साल का, वो पढ़ाई के अंदर अच्छा है या बुरा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब हार्मोन्स बदलते हैं, चाहे वो मेल चाइल्ड है चाहे फीमेल चाइल्ड है जी, उस समय आपको उसकी होरोस्कोप जरूर कंसल्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब हार्मोन्स बदलते हैं तो आपके अंदर एक परिवर्तन आता है, तो उस समय आपका चौथा घर क्या कह रहा है, आपका तीसरा घर क्या कह रहा है, और ये जो आपके हार्मोन्स का जो चेंज है, ये कहीं आपकी दिशा तो नहीं बदल देगा जी। ठीक है, तो ये सब मतलब बड़ा सुंदर सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी। तो इसमें अगर आप थोड़े से समझदार हैं, और मैं फिर लोगों से निवेदन करता हूं कि आप
उन्हीं एस्ट्रोलॉजर्स को फॉलो करो जो कंसल्टेंसी लेते हैं और जिनका काम मतलब ये नहीं है, वो मतलब आप मतलब जो कंसल्टेंसी देते हैं वो रेमेडियल पोर्शन कराना, वो आपको बता देगा कि भाई आप इस ग्रह की पूजा करवाओ, आप उस पूजा को कहीं से भी करवाओ। अगर मुझसे कोई आगे कहता है पूजा तू जहां मर्जी से करवा दे, अगर कोई मुझे इंसिस्ट करता है कि भाई मुझे कोई क्या स्टोन पहनना है, तो मैं बता दूंगा भैया ये स्टोन पहनना है, तू मतलब, और कोई गारंटी भी नहीं लूंगा इस चीज की कि भाई ये स्टोन पहनेगा तो तू माला माल हो जाएगा। मतलब मैं आई एम नॉट ए ड्रीम शोअर। ठीक है, बहुत से लोगों को होता है रेमेडी बताओ, तो आई कैन सजेस्ट द रेमेडी, बट आई डोंट टेक एनी काइंड ऑफ गारंटी ऑफ रिजल्ट ऑन बेसिस ऑफ दैट रेमेडी कि भाई अगर मैंने आपकी रेमेडी की है तो चमत्कार हो जाएगा। हाँ, आपको मैं रेमेडी बता सकता हूं कि भाई आप फलाने मंदिर चले जाइए, फलाना स्टोन पहन लीजिए, ठीक है, लेकिन मैं किसी तरीके का ना मैं उसका क्रेडिट लेने के लिए तैयार हूं, ना ही डिस्क्रेडिट लेने के तैयार हूं, बट आई कैन सजेस्ट द रेमेडी। अगर आपको लगता है तो आप किसी भी तरीके की रेमेडी पूछ सकते हैं, आई कैन सजेस्ट, नो प्रॉब्लम। तो ये बेटा जी, और कुछ पूछे चौथे घर के बारे में बेटा जी? चौथे घर से रिलेटेड तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरा आपसे एक जनरल क्वेश्चन है कि एक ह्यूमन लाइफ में, एक इंसानी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत किसे देनी चाहिए, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को या मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो दोनों का आप ना दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट। कारण बताऊं क्यों? तो मटेरियलिस्टिक जो हैप्पीनेस होती है ना, वो थोड़ी देर की है जी। भाई जैसे सपोज करो एक आदमी मेट्रो से सफर कर रहा है, उसने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, एक आदमी कार से सफर कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि भाई कार वाले को थोड़ा सा ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि भाई ही हैज हिज ओन कार, ही इज रनिंग बाय हिज ओन व्हीकल एंड द अदर फेलो ही इज रनिंग बाय पब्लिक व्हीकल, ही इज ट्रैवलिंग बाय मेट्रो और एनी बस जी। बट इट डज नॉट मेक मच डिफरेंस इन योर लाइफ। ठीक, उसका कारण है ये कि दोनों पहुंच डेस्टिनेशन के ऊपर ही रहे हैं। इसका नफा नुकसान ये हो सकता है, जो मेट्रो से जा रहा है वो थोड़ा सा फिजिकल एफर्ट कर रहा है, भाग रहा है, उसकी हेल्थ भी बढ़िया रहेगी जी, ठीक है, उसको बेनिफिट भी है। फिर दूसरा जो व्यक्ति कार से सफर कर रहा है उसको दिक्कत हो सकती है। फिर अगर आप कार से सफर कर रहे हो तो आपका ध्यान आपका रोड की तरफ है, ड्राइविंग की तरफ है, आपको बचना भी है, बहुत सारे मूर्ख चला रहे होते हैं, आपसे उनको बचना भी है और आपको बचाना भी है कि आपसे कोई ना हो जाए। तो उस समय भाई आपका जो मेंटल, और जो भैया मेट्रो से सफर कर रहा है वो आराम से बैठा हुआ है, तो अंदर से उसके मन में कोई भी भाव पैदा हो रहा है, तो बेटा जी बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो आप जो स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहे हो, मैं तो स्पिरिचुअलिज्म की एक ही परिभाषा जानता हूं और वो यही है कि आप जितना लोगों से प्रेम करोगे, जितना प्रकृति से प्रेम करोगे, जितना प्रकृति के अनुकूल चलोगे, आप उतने ही स्पिरिचुअल हो। मटेरियल की एक सीमा है, अगर वहां तक बेसिक जो मटेरियल चाहिए वहां तक तो सभी को चाहिए, मुझे भी चाहिए, ठीक है। अगर आप उसके बियॉन्ड सोचते रहते हो, आज ये है कल वो है, तो फिर मैं यही बोलूंगा कि वो आदमी बेहतर जीवन जीता है जो बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जितने मटेरियल की जरूरत है, अगर वो उसी के लिए एफर्ट करता है, ठीक है, और तो वो कहीं ना कहीं अध्यात्म को भी जीता है, क्योंकि अध्यात्म को जीने के लिए ना आपके पास टाइम चाहिए जी, ठीक है, और आप लगे ही रहते हैं 24 घंटे, अभी ये अभी वो अभी वो अभी वहां बिजी, तो आप कैसे अध्यात्म को जी सकते हैं? अध्यात्म को जीने के लिए, अध्यात्म को जीने का मतलब है पर्सन has to talk to himself. Yes. If you cannot talk to yourself, you cannot live spiritualism. जी. It is must to talk to yourself if you want to live spiritualism in your life. तभी आनंद भी है। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब क्या है? You are happy, आनंद है, विदाउट टेंशन है, कोई दिमाग में किसी तरीके की बात नहीं है, बच्चा फेल हो गया, पास हो गया, आप मस्त हैं, ठीक है, तो आप आनंद में है, तो आप सब। और स्पिरिचुअल जो व्यक्ति होता है ना, वो सचमुच थोड़ा सा ना सेटिस्फेक्शन उसके स्वभाव में होता है, अब ऐसे में तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं होता,
वो उतना ही काम करता है जितना जरूरी है और उसी तरीके से जीवन को लेकर चलता है, भाई ठीक है। और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एम्बिशियस होगा वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, दिस आई कैन गिव गारंटी। और उसको कब मौका मिलेगा? जी जी। तो स्पिरिचुअल होने के लिए आपका इस तरीके से बैलेंस होना बहुत जरूरी है जी। मैं हमने तो मतलब बहुत सारे आपने देखा होगा, लोग क्लेम करते हैं कि बहुत हैं वो हैं और वो बड़े बड़े काम धंधे चलाते हैं और वो बातें स्पिरिचुअलिज्म की करते हैं। जब आप ही इतने व्यापार में उलझे हो तो आप कैसे स्पिरिचुअल हो सकते हो? जी जी। अगर हमारा चौथा हाउस थोड़ा सा बहुत डिस्टर्ब होता है, इधर उधर जाता है, तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं? देखो ये आपका, देखो चौथा घर माता को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको बताया चौथा घर मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, माता का सुख, ठीक है, आपके लंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं मटेरियल को, आपके हार्ट को भी थोड़ा सा वो रिप्रेजेंट करता है चौथा घर। अगर आपका चौथा घर खराब है तो हो सकता है आपको ना माता का सुख ना मिले। अब देखो बहुत सारे बोलते हैं, एक तो एस्ट्रोलॉजर को समझाना यार माता का सुख नहीं है। अरे भैया माता का सुख नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि माता मर जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। माता का सुख नहीं है भाई, आपकी माता बीमार रहती है। एक बीमार माँ अपने बच्चों को उस तरीके से उसको अपब्रिंग नहीं कर सकती कि भाई जो बच्चे को करना चाहिए जैसा। हो सकता है उसको माता की कंपनी ज्यादा देर में ना मिले, ठीक, और माता बेड रिडन हो गई, ठीक है, या एक समय आया कि भाई हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़ा हो गया, माता, बच्चा जो पिता के पास रह गया और माता चली गई, तो भी माता के सुख में कमी होती है, ठीक है, या माता की मृत्यु हो गई जब बच्चा छोटा था, तो भी माता के सुख के अंदर कमी होती है। तो माता के सुख को कहीं ना कहीं अगर चौथा हाउस आपका खराब है उसके अंदर कमी आती है, और भैया मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के अंदर भी कमी आती है। और जो चौथा घर कमजोर होगा ना तो आदमी कहीं ना कहीं मेंटली अंदर से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, मतलब वो एक अजीब से तनाव में रहेगा, मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा उसको, मतलब उसको कुछ ना कुछ चक्कर लगेगा। मान लिया उसने एक 5 लाख रुपए की कार ले ली, फिर वो चिंता यार 10 लाख रुपए की ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो उसमें लगा रहेगा, मतलब वो इससे जुड़ा रहता है। तो देखिए अनहैप्पीनेस के ना बहुत सारे कारण होते हैं कि भाई आपने अपनी हैप्पीनेस क्यों खो दी। तो मैं ये तो नहीं बोलता कि एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एम्बिशियस होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बावला भी नहीं होना चाहिए। जी जी। तो चौथे घर से बेटा यही सब प्रॉब्लम है। अगर खराब होगा तो माता है, हैप्पीनेस है, आपका भूमि जमीन जायदाद है, वाहन सुख है, मटेरियल है, इसमें उस अभाव आपको झेलना पड़ सकता है। और आप प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्ट करें, उसको ऐसे तरीके से इन्वेस्ट कर दें कि वो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सोच समझ कर करें। चौथा जब हाउस खराब होता है तो कोई ना कोई कारण बन जाता है कि जिसके कारण आप अपने आप को अनहैप्पी फील करते हैं। तो ये खराब चौथे घर से इस तरीके की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। और कोई सवाल बेटा जी? आज के लिए बस इतना ही। चलो बेटा जी। नमस्कार, मेरा नाम है कशिश पाल कुलश्रेष्ठ। ये था हमारा आज का एपिसोड जो चौथे हाउस के ऊपर था। अगला एपिसोड में हम आगे 5th, 6th, 7th, 8th, 12th हाउस है हमारे, वो सारे एक एक एपिसोड में कवर करेंगे। नमस्कार।